अब आपको दिखाते हैं कि देश भर में वैक्सीनेशन की रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। बेंगलोर आपको सबसे पहले लिए चलते हैं। बेंगलोर के केसी जनरल हॉस्पिटल के बाहर सुबह से 18 से 44 साल के लोगों की लंबी कतार लगी है। ये वो लोग हैं जिन्हें बहुत मशक्कत के बाद आखिरकार स्लॉट मिल गया। इस वक्त मैं बेंगलुरु के केसी जनरल अस्पताल में मौजूद हूं और इस जगह पर 18 से 44 साल के लोगों की वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं जिस सेंटर पे मौजूद हूं उसके बाहर कितनी बड़ी भीड़ इकट्ठा है, यानी कि लोग जो है जिनको स्लॉट मिल गया वो यहाँ पर आए हुए हैं। और इस बीच में वैसे लोग भी उपलब्ध हैं जो कि वैक्सीनेशन चाहते हैं पर उनको स्लॉट नहीं मिला, और इसके लिए वो यहाँ के जो प्रशासन से जो है लगातार जो बहस करते हुए कि उनको स्लॉट नहीं मिला है, लेकिन उनके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। जो तमाम लोग खड़े हैं इन लोगों का के कई दिनों तक इन लोगों के स्लॉट के लिए जो है संघर्ष करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि 5-6 दिन के स्ट्रगल के बाद ही आखिरकार जब उन्हें स्लॉट मिल गया है तो वो काफ़ी भाग्यशाली हैं। और ऐसे में क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं उसमें सिर्फ वैक्सीन ही एक रक्षा कवच है। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। कोरोना की दूसरी लहर के बीच कई ऐसे भी हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल करके दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं। कई वॉलंटियर्स भी ऐसे हैं जो कि खुद को ये कि कोरोना उनको ना हो जाए, लेकिन फिर उसके बावजूद भी अपनी जान जोखिम में डाल करके कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज भी कर रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में उन लोगों की परेशानी ज़्यादा बढ़ी हुई है जो लोग हॉस्पिटल्स या कोविड केयर सेंटर में उन्हें जो ऑक्सीजन बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, आईसीयू नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं इनके साथ में जिन लोगों को होम आइसोलेशन में दिक्कत होती है। उन लोगों के लिए कई वॉलंटियर संस्थाएं हैं जो ऐसे समय में काम आ रही हैं। ऐसी ही एक संस्था है सेवा भारती, जो पिछले जो लहर आई थी कोरोना की तब से ऐसे सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दे रही है। पिछली लहर में भी हमने देखा कि किस तरीके से राशन से संबंधित हो जो परेशानियां लोगों को सामने आई या किसी भी तरीके की सहायता हो, चाहे वो मेडिकल सहायता ही हो, वो भी पिछली लहर में उन्होंने जब मदद करी, इस लहर में भी वो मदद कर रहे हैं। लेकिन इस लहर में जो वॉलंटियर्स हैं उनकी भी कई समस्याएं हैं। वो भी काफ़ी समय से आप लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर उन लोगों के बीच में काम कर रहे हैं जो लोग कोविड मरीज ऐसे आइसोलेशन सेंटर्स में आते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सेवा भारती का दिल्ली स्थित एक कोविड केयर सेंटर है। यहाँ पर कई लोग वैसे आते हैं जो लोग जिनके घर में कुछ लोग पॉजिटिव हैं और वो होम आइसोलेशन में नहीं रह पाए, या कुछ पॉजिटिव भी हैं माइल्ड सिम्टम्स के साथ अगर कुछ लोग आते हैं तो उन्हें यहाँ पर आइसोलेट किया जाता है। उनकी देखरेख करने वाले सेवा भारती की तरफ से ये सब स्टाफ हैं। मैं आपको बता दूं ये सभी स्टाफ है जो दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन एक शख्स जिनसे मैं आज आपका परिचय कराने वाला हूं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये शख्स काफ़ी समय से काम कर रहे हैं सेवा भारती के लिए। सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने भाई की जान इसलिए गंवा दी है क्योंकि इनके भाई को जो है एक किसी तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि बीते दिनों मामले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे थे और बेड्स की किल्लत थी। यानी जो लोग सेवा कर रहे हैं उन्हें भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनसे बातचीत करते हैं क्या पूरी मामला है। सर, आपका नाम बताइए, डेजिग्नेशन बताइए। मेरा नाम निर्भय है, प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और सेवा भारती में प्रांत मंत्री का दायित्व है। क्या घटना हुई थी सर, पूरी जानकारी हमें बताइए। अभी जब कोरोना की सुनामी आई और हम लोगों ने पूरी सेवा भारती ने प्रारंभ कर दिए कि इस तरह की स्थिति में सेवा भारती किस तरह से लोगों को सेवा दे पाए, और इस तरह के आइसोलेशन सेंटर्स और लोगों को सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया को हमने प्रारंभ कर दिया। सुनामी इतनी भयंकर थी कि आपको तो जानकारी होगी, आपके पास कल्पना भी होगी, और एक सामान्य आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता किस तरह से शमशान जल रहे थे, सड़कें जल रही थी, रोड जल रही थी। कितनी बड़ी वेदना पूरे देश में, एक लहर जिसका सामना हमने भी किया, व्यक्तिगत रूप से भी किया और सामाजिक रूप से भी किया, और इस भारत माता के पुत्र होने के नाते भी किया। कहाँ कहाँ से फ़ोन आते थे, रात रात भर मेरे पास, मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, मैं भूल नहीं सकता वो मंजर। पूरी रात 600-700 फ़ोन, दिन भर फ़ोन आना। शायद मैं 12 या 15 रात सो नहीं पाया, फ़ोन मेरा कान पर रखा रहता था। कभी किसी का फ़ोन, कोई रो रहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को बेड चाहिए, किसी को आईसीयू चाहिए। बहुत बड़ी समस्या एक पूरे देश में खड़ी हो गई। हम उसको प्रयास कर ही रहे थे कि धीरे धीरे
ध्यान में आया कि इस तरह की समस्या मेरे बड़े भाई को भी लग गई और वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। वो बाहर ऑडिट पर गए थे, जैसे ही आए दिल्ली में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी उनकी, बहुत मुश्किल से एक बगल में ही एक हॉस्पिटल में हमने उनको भर्ती करा दिया। हॉस्पिटल वाले ने तुरंत हमसे बोल दिया कि भाई साहब जहाँ से आप इनके ले जाएं, हम इनको संभाल नहीं सकते। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर में जितने भी लोग थे, मैंने सबके आगे भीख मांगी होगी, रोया हूँ, गिड़गिड़ाया हूँ, मेरा परिवार रोया, हम सब रोए, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए, कुछ नहीं कर पाए। मैं बता नहीं सकता। आज भी मेरी छोटी भतीजी मुझसे कहती है, चाचा आप कुछ कर नहीं पाए, आप चाहते तो कुछ कर देते, पर हम कुछ कर नहीं पाए। आज भी ये वेदना है, इतनी बड़ी वेदना जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मेरी माँ, मैं अपनी माँ का सामना नहीं कर पाता। माँ जब कहती है बेटा तू कुछ कर नहीं पाया, वैसे तो बहुत बड़ी समाज सेवा करता है, लेकिन अपने भाई की सेवा नहीं कर पाया, ये वेदना कभी दूर नहीं हो सकती। जाने कहाँ कहाँ हमने बोला होगा कि भाई साहब एक बेड दिलवा दो, ICU बेड दिलवा दो, हम नहीं अरेंज कर पाए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.